ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हियर राघव तिवारी दिस साइड। सो आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1 आपका जो है द कोल्ड वॉर एरा। ऑफिशियली आपको ये अपने सिलेबस में देखने को नहीं मिलेगा, बट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड योर अदर चैप्टर्स, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है। और वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी तब डेवलप होगी जब आप लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करोगे, ठीक है भाई। चलो हम लोग बिना किसी टाइम पास के अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं। क्या है आपका द कोल्ड वॉर एरा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टूड दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉर, ठीक है। वॉर के दो प्रकार होते हैं आपके, कौन कौन से। एक वॉर होती है आपकी हॉट वॉर और एक वॉर होती है आपकी कोल्ड वॉर, ठीक है। हॉट वॉर ऐसी वॉर होती है जो डायरेक्ट होती है, यानी कि ये एक मिलिट्री वॉर है जो डायरेक्ट रूप से लड़ी जाती है, यानी कि इसमें दो कंट्रीज डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व होती हैं। उधर से मिसाइल सारी होती है, इधर से मिसाइल जाती हैं, इधर से भी सैनिक जाते हैं, उधर से भी सैनिक जाते हैं, ठीक है भाई। तो इसमें डायरेक्ट वॉर होती है आपकी, जिसमें डायरेक्ट कन्फ्रंटेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बट अगर हम बात करें कोल्ड वॉर की, जैसे आपका वर्ल्ड वॉर जो था, वर्ल्ड वॉर आपका कैसी वॉर थी? वर्ल्ड वॉर आपकी डायरेक्ट वॉर थी, ठीक है भाई। जैसे इंडिया पाकिस्तान की वॉर, ठीक है, डायरेक्ट वॉर थी, ठीक। इंडिया चाइना वॉर 1962 डायरेक्ट वॉर थी आपकी, ठीक है, हॉट वॉर थी ये, ठीक है। बट इफ वी टॉक अबाउट कोल्ड वॉर, अब कोल्ड वॉर कैसी है? ये एक इनडायरेक्ट वॉर है। कैसी वॉर है भाई? ये इनडायरेक्ट वॉर, जिसमें हम लोग कोई मिलिट्री वॉर इसमें नहीं होती, यानी कि डायरेक्ट रूप से जो कंट्रीज जिनके बीच में टेंशंस क्रिएट होती हैं, वो दोनों कंट्रीज आपस में डायरेक्ट वॉर नहीं लड़ती। ना उधर से कोई मिसाइल छोड़ी जाती है, ना इधर से कोई मिसाइल इनके ऊपर छोड़ी जाती है, ना इधर से मिलिट्री उनसे लड़ती है, ना उधर की मिलिट्री इनसे लड़ती है। यानी कि ये एक इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ वॉर है, जो आपकी प्रॉक्सी वॉर के रूप में भी जानी जाती है। यानी कि अपने यहाँ तो नहीं लड़ रहे, बट अगर और कहीं किसी और कंट्री में वॉर्स हो रही हैं तो उस वॉर में अपनी इन्वॉल्वमेंट ये लोग दिखाते हैं, ठीक है भाई। तो ये आपका वॉर का बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, हॉट वॉर का और कोल्ड वॉर का, ठीक है भाई। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ऑफिशियली एंटर करते हैं आपके कोल्ड वॉर के पीरियड में। तो क्या है कोल्ड वॉर? Cold War refer to the competition, the tension and a series of confrontation between two countries। यानी कि एक टेंशन का माहौल बना रहता है, दो कंट्रीज के बीच में कंपटीशन कर रहे होते हैं वो लोग, और ऐसा लगता है कि किसी भी समय ये दोनों ही देश आपस में लड़ाई कर लेंगे, कि हमें ना कभी युद्ध हो जाएगा भाई, बहुत तगड़ा युद्ध होगा। ऐसी सिचुएशन बनी होती है, तनाव का माहौल बना रहता है, ठीक है भाई। बोलते हैं ना, तनाव का माहौल बना हुआ है, किसी भी समय युद्ध हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन क्या कहलाती है आपकी? कोल्ड वॉर, शीत युद्ध। यानी कि कोई युद्ध नहीं हो रहा भाई। शीत का मतलब क्या है? शीत मतलब ठंडा, ठंडा मतलब कोई युद्ध नहीं हो रहा है, ठंडा माहौल है, गर्माहट अंदर से, सिर्फ बाहर कोई गर्मी नहीं दिख रही है, ठीक है भाई। गर्मी मतलब वो वाली गर्मी नहीं, लड़ाई झगड़ा वाली गर्मी नहीं दिख रही है, ठीक है। द कोल्ड वॉर वाज अ पीरियड ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन बिटवीन द सोवियत यूनियन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स अलोंग विद देयर रिस्पेक्टिव एलाइज आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। भाई देखो, इसको समझने से पहले, कोल्ड वॉर को समझने से पहले, वी हैव टू अंडरस्टूड, वी हैव टू बिल्ड आवर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर। हमें पहले वर्ल्ड वॉर को समझना पड़ेगा भाई, वर्ल्ड वॉर क्या है, बिकॉज इसको समझे बिना आप लोग नहीं समझ पाओगे। तो मैं आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा वर्ल्ड वॉर का, बाकी किसी और वीडियो में वर्ल्ड वॉर्स आपकी डिटेल में कवर करवा दूंगा, ताकि आपको यहाँ भी आपका बेसिक जो है बन जाए, ठीक है भाई। तो आपकी वर्ल्ड वॉर, दो वर्ल्ड वॉर हमें ऑफिशियली देखने को मिली है वर्ल्ड में हमारे, ठीक है। वर्ल्ड वॉर क्या है आपका? मतलब कई सारी जो पावरफुल कंट्रीज हैं आपस में वॉर कर रही है, डायरेक्ट वॉर में इंडल्ज हो रखी हैं, उसको हमने क्या नाम दिया? वर्ल्ड वॉर, ठीक है। ये कब हुई? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपकी कब हुई थी भाई? फर्स्ट डब्ल्यू बोलते हैं, WWE नहीं, वर्ल्ड वॉर कब हुई आपकी? 1914 से 1918 में, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुई? सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपकी हुई थी भाई साहब 1939 से 1945 में। यहां सिर्फ आपको छोटा सा बेसिक सा बता रहा हूं वर्ल्ड वॉर के बारे में, कुछ बता नहीं रहा, समझा नहीं रहा वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ, कौन हारा कौन नहीं जीता। सिंपल था, तो जर्मनी की हारी हुई थी भाई, ठीक है। इसमें जर्मनी, इटली और जापान, इनकी हारी हुई थी, ठीक है। अब क्या थे यहाँ पर? दो ग्रुप बने हुए थे यहाँ पर, ठीक है। एक तरफ आपके थे एलाइड पावर्स, ठीक है, एलाइड फोर्सेस, या फिर दूसरी तरफ से आपके एक्सिस पावर्स, ठीक है। इस तरफ आपका यूएसए, यूएसएसआर, ठीक है भाई, फ्रांस, आपका यूके, ये सब थे। जबकि इस तरफ जर्मनी, जापान, इटली, ये सब थे, ठीक है। ये बेसिक बता रहा हूँ, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड 2 का नहीं बता रहा, बेसिक बता रहा हूँ कि वर्ल्ड वॉर में आपके दो ग्रुप्स थे। एक तरफ आपका था एलाइड पावर्स, एलाइड फोर्सेस, या फिर दूसरी तरफ से आपके एक्सिस पावर्स, ठीक है भाई। इसमें एक्सिस पावर्स की हार हुई थी और एलाइड पावर्स की जीत हुई, ठीक है। आपका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड वॉर का,
ठीक है। इसके बाद आपका वर्ल्ड वॉर जैसे खत्म होता है, वर्ल्ड वॉर देखो आपका वर्ल्ड वॉर 2 कब खत्म हो रहा है 1945 में, ये तब खत्म होता है जब आपका यूएसए जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ता है, बॉम्बिंग करता है आपका जापान की 2 सिटीज आपकी हिरोशिमा और नागासाकी पर। ठीक है, जैसे ही नागासाकी और हिरोशिमा पर न्यूक्लियर बॉम्बिंग करता है उसके बाद वर्ल्ड को पता चल जाता है कि भाई अब अगर वर्ल्ड वॉर कंटिन्यू रही तो बहुत ज्यादा मात्रा में क्षति होने वाली है, पूरा वर्ल्ड तबाह हो जाएगा, इससे बड़े क्या करो वर्ल्ड वॉर खत्म कर दो। बात ये भी है कि पैसा भी नहीं बचा था किसी के पास इतना लड़ने के लिए, हथियार भी नहीं बचे थे, तो सबने क्या किया, घुटने टेक दिए भाई, सबने बोला ना अब मत मारो भाई जापान जर्मनी इटली को, छोड़ दो इनको, ठीक है भाई अब इससे ज्यादा हम लोग नहीं सह पाएंगे। ठीक है, तो आपके वर्ल्ड वॉर 2 जैसे ही खत्म होती है, देखो सिनेरियो क्या बन रहा है, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई 1945 में, और 1945 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म होती है आपकी, इस टाइम सिर्फ 2 कंट्रीज आपकी बचती है जिनके पास अभी भी पैसा स्टिल था, और 2 जो सुपर पावर कहलाने के लायक थी। ठीक है, ये सुपर पावर कहलाने के लायक कितने देश थे, सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड में 2 देश, एक तरफ आपका यूएसए और एक तरफ आपका यूएसएसआर। ठीक है, आपको अगर इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन दिखाऊं, मैं दिखाने की कोशिश करूं तो भाई ये रही है इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन। ठीक है, इस तरफ कौन है आपका, इस तरफ वेस्टर्न साइड में आपका है यूएसए, ये रहा आपका यूएसए। ठीक है भाई साहब, ये आपको कौन दिख रहा है, आपको यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इस तरफ कौन दिख रहा है आपको, यूएसएसआर, इतना बड़ा यूएसएसआर था आपका। ठीक है, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, यूएसएसआर जिसको लीड कर रहा था आपका रशिया, बाद में जाके टूट फाट के रशिया ही बन गया वापस। ठीक है भाई, तो एक तरफ आपका था यूएसए और एक तरफ आपका था यूएसएसआर। इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो कौन सी थी आपकी, डेमोक्रेटिक यानी कि भाई लोकतांत्रिक, और वी कैन से यहाँ पर था कैपिटलिज्म। ठीक है, पूरी की पूरी वॉर जो थी कोल्ड वॉर, वो पूरी की पूरी आइडियोलॉजी को लेकर ही लड़ी गई थी। ठीक है, ये कैपिटलिज्म को फॉलो करते थे, और ये किसको फॉलो करते थे, ये डेमोक्रेटिक नहीं थे और ये फॉलो करते थे कम्युनिज्म को, कम्युनिज्म और सोशलिज्म, ये सोशलिस्ट थे। ठीक है, सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी। ये लोग इन लोगों का कहना था कि भाई जो समाज है वो एक ऐसा तबका है जिसको हम लोग खुला नहीं छोड़ सकते। ठीक है, जिनको आजाद नहीं छोड़ सकते हम लोग, क्योंकि उनको नहीं पता है कि उनका बुरा भला क्या है, इसलिए हमें सब कुछ सेंटर कर देना चाहिए किसके हाथ में, स्टेट के हाथ में, स्टेट सेंटर्ड इकोनॉमी। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ स्टेट के हाथ में था, बट यहाँ पर किसके हाथ में था, कैपिटलिस्ट के हाथ में, पूंजीपतियों के हाथ में, अमीर लोगों के हाथ में, इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में। ठीक है, ये लोग कहते थे कि मानव जो है फ्री, उसको छोड़ देना चाहिए, इंसान को कंपटीशन में छोड़ देना चाहिए, जो काबिल है वो आगे निखर के आएगा, जो काबिल नहीं है वो आगे निखर के नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये ऐसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे और इनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट थी। अब यही आइडियोलॉजीज रीजन बनी कोल्ड वॉर का। ठीक है, क्या समझाना चाह रहा हूं, आपका जैसे ही 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई, वर्ल्ड वॉर 2 के एंड होने के बाद 2 कंट्रीज बची, यूएसए एंड आपका सेकंड यूएसएसआर। अब इन दोनों ही कंट्रीज ने चाहा कि हमारी जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी को पूरा वर्ल्ड फॉलो करे, और इसी होड़ में इन लोगों ने स्टार्ट कर दी कोल्ड वॉर। इन्होंने अपने ग्रुप बनाना चालू कर दिए और इन्होंने अपने ग्रुप बनाने चालू कर दिए। इन्होंने कुछ कंट्रीज को सपोर्ट किया, इन्होंने कुछ कंट्रीज को सपोर्ट किया, कुछ कंट्रीज में जो वॉर हुई उसमें इन्होंने सपोर्ट किया, इन्होंने भी सपोर्ट किया। ठीक है, जहां ये गए, जहां ये, वहां ये भी गए, जहां ये गए वहां ये भी गए। तो दोनों ने क्या किया, एक कंपटीशन स्टार्ट कर दिया वर्ल्ड लेवल पर, जिस वर्ल्ड लेवल पे इसी कंपटीशन को हम लोगों ने कहा कोल्ड वॉर। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा सा बेसिक से अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई है। बाकी हम लोग अब डिस्कस अपना शुरू करते हैं, डिस्कशन अपना। ठीक है भाई, व्हाट इज कोल्ड वॉर, सबसे पहले जानेंगे हम लोग कोल्ड वॉर है क्या। बता दिया मैंने आपको, द कोल्ड वॉर वाज अ पीरियड ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन बिटवीन द सोवियत यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स अलोंग विद देयर रिस्पेक्टिव एलाइज आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 रफली फ्रॉम 1947 टू 1991। अनऑफिशियली तो 1945 में स्टार्ट हो गया था, बट टाइम पीरियड क्या बोलते हैं इसका, 1947 से 1991 तक। ठीक है, 1991 में क्यों, बिकॉज 1991 में जो यूएसएसआर था भाई, यूएसएसआर वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, यानी कि इसका पतन हो जाता है, डिसइंटीग्रेटेड। ठीक है, और जैसे यूएसएसआर खत्म, अमेरिका एकमात्र सुपर पावर बन के सामने हमारे आ जाता है। अनलाइक ट्रेडिशनल वॉर्स, इट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। बता दिया मैंने आपको पहले कि दोनों सुपर पावर्स के बीच में कोई भी डायरेक्ट वॉर नहीं हुई थी, इन दोनों के बीच सिर्फ कंपटीशन चल रहा था, सिर्फ तनाव का माहौल बना हुआ था। ठीक है, हथियार बढ़ा रहे थे अपने बस। की फीचर्स क्या थे इसमें, की फीचर्स ऑफ कोल्ड वॉर, यानी कि पेपर में क्वेश्चन है बोर्ड में, बोर्ड के एग्जाम्स में खासकर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर या व्हाट वर द की फीचर्स ऑफ कोल्ड वॉर। तो क्या बोलोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। बता दिया मैंने आपको पहले कि भाई ये आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था।
जो यूएसए था वो डोमिनेट करता था कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट को, और जो यूएसएसआर था वो कम्युनिज्म को। तो दोनों चाहते थे अपने अपनी आइडियोलॉजी को प्रसार करना, ठीक है। सेकंड थिंग, न्यूक्लियर आर्म रेस, हथियारों की होड़ चली थी। दोनों ही देशों ने अपने अपने यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में हथियार बनाए, न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, और उन्हीं हथियारों के चक्कर में ही, क्योंकि दोनों के पास हथियार थे न्यूक्लियर, इसीलिए यहाँ पर कोई भी फुल फ्लेज वॉर हमें देखने को नहीं मिली, ठीक है। थर्ड थिंग, प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर्स क्या थी भाई आपकी, अगर किसी कंट्री, मान लो इंडिया है, ठीक है, अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आपको पता ही होगा कि 1971 में एक वॉर हुई थी, 1965 में वॉर हुई, ठीक है, 1947 में हुई, ये तो अनऑफिशियल था इसी, 1971 में हुई, 1999 में हुई। अगर मैं आपको इन वॉर्स की बात बताऊं तो इन टाइम पर, या इसकी बात बताऊं, इस टाइम पर क्या था आपका, 1965 1971 के टाइम पर इंडिया एक तरफ, कौन, पाकिस्तान। अब प्रॉक्सी वॉर क्या होती है, प्रॉक्सी मतलब अब ये दोनों देश देखो, एक तरफ कौन है, यूएसए और यूएसएसआर। अब ये दोनों देश आपस में लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, इन्होंने क्या किया, इंडिया को सपोर्ट किसने किया, यूएसएसआर ने, ठीक है, पाकिस्तान को सपोर्ट किसने किया, यूएसए ने। अब यही आपका प्रॉक्सी वॉर, यानी कि आप लोग खुद नहीं लड़ रहे हो, लेकिन कहीं और अगर लड़ाई हो रही है तो आप लोग वहां पे अपनी इन्वॉल्वमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉक्सी वॉर कहलाती है। क्या था प्रॉक्सी वॉर, द टू पावर्स ऑफन सपोर्टेड अपोजिंग साइड्स इन रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स। दोनों ही ने क्या किया, अलग अलग जगहों पर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में सपोर्ट किया, सच एज द कोरियन वॉर। कोरियन वॉर 1950 से 1953 तक हुई थी। इस टाइम पे नॉर्थ कोरिया जो था, नॉर्थ कोरिया को किसने सपोर्ट किया था, आपका यूएसएसआर ने, बिकॉज वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का दबदबा था। बट अगर मैं बात करूं साउथ कोरिया का, तो वहां पे किसने सपोर्ट किया, यूएसए ने, ठीक है। फिर आपका वियतनाम वॉर 1975 के टाइम पर, एंड वेरियस कॉन्फ्लिक्ट्स इन अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। यहाँ पे जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, उन कॉन्फ्लिक्ट्स में रशिया, यूएसएसआर और यूएसए ने क्या करा, अपने अपने ग्रुप बांट लिए। यहाँ पर अगर मैं बार बार आपको रशिया कहीं बोलूं तो आप समझ जाना कि मैं रशिया नहीं, यूएसएसआर की बात कर रहा हूं, ठीक है भाई, ये थोड़ा आप करेक्ट कर लेना बस। स्पेस रेस, फोर्थ की फीचर क्या था, स्पेस रेस। इन लोगों ने आसमान को भी नहीं छोड़ा। यही वो टाइम था जब कई सारे आपकी स्पेसशिप्स गई, स्पेस मिशन चले। लाइक मैं बात करूं स्पुतनिक, स्पुतनिक किसका मिशन था, आपका यूएसएसआर का, ठीक है। कब, 1957 आई थिंक, हाँ 1957। और इसको काउंटर करने के लिए अमेरिका ने भी क्या किया, हम भी स्पेस अपना भेजेंगे मिशन, तो इन्होंने अपोलो भेजा, कब, 1969 में, ठीक है भाई। तो इसी टाइम पर वो टाइम आ गया था जब आपका स्पेस को भी नहीं छोड़ा गया, वहां पर भी मिशन आपके गए, और ये कहीं ना कहीं इसका फायदा हुआ टेक्नोलॉजिकल, ठीक है भाई। कोल्ड वॉर का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स इस वर्ल्ड को देखने को मिला, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, एस्पियोनेज एंड प्रोपेगेंडा। यही वो टाइम था जब इन दोनों ही कंट्रीज की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, इंटेलिजेंस के ग्रुप्स थे, उन्होंने अपने अपने इंटेलिजेंस को बहुत उसका फायदा उठाते हुए लोगों ने क्या किया, दूसरी कंट्रीज को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी। लाइक मैं बात करूं कोरिया की, कोरिया में क्या हुआ, अगर हम बात करूं नॉर्थ कोरिया, यहां पर यूएसएसआर का दबदबा था, तो इन्होंने यानी कि यूएसए ने अपने CIA के एजेंट्स यहां पर भेजे और बोला भाई देखो, वहां पर जाके आप लोग कम्युनिज्म का इतना गंदा प्रचार करो कि कम्युनिज्म कुछ है ही नहीं। क्या करते हैं लोग, बंटवारा नहीं करते ढंग से, गरीब को गरीब रहने देते, अमीर को अमीर रहने देते हैं, ठीक है भाई। कोई यहाँ बंटवारा नहीं है, गरीबों की सुनवाई नहीं है, यहाँ पर सरकार अपनी मनमानी करती है। तो ऐसा नैरेटिव अपने हिसाब का, यानी कि अपने मन मुताबिक नैरेटिव चेंज करने की कोशिश वहां पर उन कंट्रीज में करी गई थ्रू देयर एजेंट्स, ठीक है, थ्रू देयर स्पाइस, ठीक है भाई। यही आपका इसका एक और फीचर था। सिक्स्थ, कल्चरल एंड इकोनॉमिक कंपटीशन। अब ये सिर्फ एस्पियोनेज या फिर स्पेसशिप सिर्फ इनकी बात नहीं थी, यहाँ पर कल्चरल डोमिनेंस भी यहाँ पर स्थापित करने की कोशिश करी। लाइक मैं अभी बात करूं, अभी अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखें इकोनॉमिक अगर डोमिनेंस देखो मैं किसका है भाई, अगर वर्ल्ड बैंक या फिर आपका IMF, अगर ये एजेंसीज 2 दिन के लिए काम करना बंद कर दे, एक दिन के लिए काम करना बंद कर दे, पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे मॉनेटरी जो इश्यूज है उनको मैनेज कौन करता है, मॉनेटरी पॉलिसीज मैनेज कौन करता है, वर्ल्ड बैंक और IMF। और किसकी एजेंसी है, वेस्टर्न कंट्रीज की, ठीक है भाई, वेस्टर्न कंट्री की एजेंसी है ना ये, वेस्टर्न कंट्री सिचुएटेड भी है और उन्होंने बनाया भी इसको। तो ऐसे ही इन लोगों ने इकोनॉमिक डोमिनेंस अपने स्थापित किया। आजकल आप लोग डॉलर की वैल्यू देख लो कितनी है, कल्चरल वैल्यू है। जो शर्ट पहन रखी है कौन सी कंपनी की है, अमेरिकन, ठीक है भाई। मैंने जो पैंट पहन रखी है जींस कौन सी कंपनी की है, यूरोपियन। वैसे तो जींस का कॉन्सेप्ट अमेरिका में आया था, बट ये कंपनी जो है वो अमेरिका की, UK की है, ठीक है। कहाँ की थी भूल गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग तेजी से वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। और ये वेस्टर्नाइजेशन का जो प्रोसेस है स्टार्ट कब हुआ था, कोल्ड वॉर के टाइम पर। ये लोग क्या करते थे, अपना वे ऑफ लाइफ को प्रमोट करते थे अदर कंट्रीज में, ठीक है। एंड इकोनॉमिक सिस्टम को वर्ल्ड वाइड ये लोग प्रमोट करने की अपनी कोशिशें करते थे और इस कोशिश में ये लोग सफल भी रहे, ठीक है भाई। तो ये आपके की फीचर्स थे किसके, कोल्ड वॉर के टाइम पे, ठीक है। अगले बात करें, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड व्हेन अमेरिका ड्रॉप 2 एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन जापानीज सिटीज। 2 बम गिराए गए जापान सिटीज पर। कौन कौन सी सिटीज है आपकी, हिरोशिमा और नागासाकी,
ठीक है। हिरोशिमा पर बम गिरा आपका 6 अगस्त को और नागासाकी पे कब गिरा? 9 अगस्त को, 9 अगस्त 1945। ठीक है भाई। लिटिल बॉय और फैट मैन, नाम याद रखना, लिटिल बॉय एंड फैट मैन, ये उन परमाणु हथियारों के नाम रखे गए थे जिनको इन दोनों कंट्रीज पर छोड़ा गया था। ठीक है। अब ये इतने खतरनाक था। आप अगर ये दृश्य देख पा रहे हो मेरे पीछे जो है इस साइड वाला, ये दृश्य जो है भाई साहब, ये वाला देखो कैसे इतने बड़े लेवल पर रेडिएशंस निकल रही है। ये रेडिएशन इतनी खतरनाक थी और इतनी खतरनाक होती है न्यूक्लियर वेपन्स की रेडिएशंस कि आज तक जापान में कोई बच्चा पैदा होता है इन कंट्रीज, इन सिटीज के आसपास, तो वो अपंग देखा जाता है, यानी कि किसी का पैर नहीं, किसी का हाथ नहीं, किसी का आईसाइट वीक, किसी का आईसाइट है ही नहीं। ठीक है। तो ऐसे ऐसे बच्चे हिरोशिमा और नागासाकी में आज तक पैदा होते हैं ड्यू टू दिस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। ठीक है। द एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर वाज द बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। बता दिया आपको सही, जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है दो ही कंट्रीज बचती है सुपर पावर्स, अमेरिका और यूएसएसआर, और यही शुरुआत हो जाती है आपकी कोल्ड वॉर की। ठीक है। इसके बाद आपको पता चलेगा भाई जो दो ग्रुप्स थे वो दोनों ग्रुप्स अपने अपने बनाने शुरू कर देते हैं। ठीक है। द कोल्ड वॉर वाज द वॉर ऑफ आइडियोलॉजीज। बता दिया, एक तरफ कैपिटलिज्म और एक तरफ कम्युनिज्म था। वो कोल्ड वॉर कोई ऐसी वॉर नहीं थी, ये वॉर ऑफ आइडियोलॉजीज थी। ठीक है। द यूएस फॉलोड द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी वाइल यूएसएसआर बैक्ड द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। इसमें क्या डिफरेंस है क्या नहीं है इसको अभी नहीं समझेंगे, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, अदरवाइज इसको किसी और वीडियो में मैं कम्युनिज्म वर्सेस सोशलिज्म या फिर ये जो डेमोक्रेसी और सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है इसमें डिफरेंस मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर came to an end with the defeat of the Axis powers। Axis powers हार गई, पहली बार आपको बता दिया, Allied powers की जो जीत होती है और Axis powers हार जाते हैं, जिनको लीड कौन कर रहा था? इटली, जापान और टर्की, ये सब थे, जर्मनी। ठीक है भाई। लेड बाय यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस, ये लीड कौन कर रहा था? एलाइड फोर्सेस। ठीक है। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर। जैसे खत्म हुआ कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। द सेकंड वर्ल्ड वॉर एंडेड व्हेन द यूनाइटेड स्टेट ड्रॉप, बता दिया आपको पहले कि बम छोड़ा उसने। ठीक है भाई। दिस डिसीजन ऑफ द यूएस वाज बोथ क्रिटिसाइज्ड एंड सपोर्टेड। अब इस डिसीजन को कई लोग सपोर्ट भी करते हैं, कई लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, कई लोग कहते हैं नहीं भाई जापान ने बहुत तरह में मचाया था पहले, तो अच्छा हुआ कि वहां बम छोड़ा गया, अदरवाइज जो वर्ल्ड वॉर है वो और ज्यादा खिंच जाती। अगर जापान को हराया नहीं जाता तो ये वर्ल्ड वॉर और ज्यादा खिंच जाती और वर्ल्ड को बहुत ज्यादा नुकसान होता है इससे। बट कई लोगों ने बोला नहीं भाई, आप ह्यूमन जो लाइफ है उसको थोड़ा ध्यान रखो, ह्यूमन लाइफ बहुत कीमती है, उसको ऐसे नहीं खोया जाना चाहिए। ठीक है भाई। ह्यूमन रिसोर्स की बात होती है यहाँ पर। द यूएस एंड द सोवियत यूनियन बिकेम द ग्रेटेस्ट पावर्स। इसीलिए ये लोग अपनी अपनी आइडियोलॉजीज को इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करती है अदर कंट्रीज में, और इसीलिए आपकी कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है। बट द कोल्ड वॉर इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन इंटेंस फॉर्म ऑफ राइवलरी बिटवीन ग्रेट पावर्स रिमेन्ड अ कोल्ड। यानी कि भाई इतना झड़प होने के बावजूद, इतनी बातचीत होने के बावजूद, इतना गुस्सा होने के बावजूद, इतनी इंटेंस सिचुएशन बनने के बावजूद ये कोल्ड ही रहती है। इसमें कोई भी हॉट या फिर डायरेक्ट वॉर आपको देखने को नहीं मिलती है। ठीक है। द लॉजिक ऑफ डिटरेंस, क्यों? बिकॉज दोनों को ही खतरा था। ठीक है भाई। डिटरेंस का लॉजिक यहाँ पे आता है कि भाई परमाणु हथियार अमेरिका के पास भी है, परमाणु हथियार आपका सोवियत संघ के पास भी है। अगर यूएसए छोड़ेगा परमाणु हथियार तो वो भी तो छोड़ेगा ना। अब इसी डर में, इसी भय में कि अगर मैंने मारा तो वो भी मारेगा, अगर वहां तबाही मचेगी तो हमारे यहाँ भी तबाही हो जाएगी। अब इसी डर के कारण दोनों ही लोगों ने एक दूसरे पर डायरेक्ट वॉर नहीं लड़ी। ठीक है भाई। दोनों ही जो एक्टर्स थे दोनों ही बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, यानी कि, और डायरेक्ट वॉर में नहीं कूदते हैं। ठीक है। आपको दिखाई दिया लोकेशन दोनों की। ठीक है। अगली चीज आती है द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। वर्ल्ड कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। ठीक है। कोल्ड वॉर चल रही है एक तरफ, दोनों ही कंट्रीज अदर कंट्रीज अपने इन्फ्लुएंस बिठा रहे हैं। इसी टाइम पर एक इंसिडेंट होता है आपका क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का। अब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या है? ये क्राइसिस हुआ था क्यूबा कंट्री में। क्यूबा कहाँ है भाई? तो क्यूबा आपका आता है, ये मान लो आपका नॉर्थ अमेरिका है और ये आपका नीचे साउथ अमेरिका है। ठीक है। तो इस साइड आपका क्यूबा आता है। ठीक है। क्यूबा एक छोटी सी कंट्री है जो उस टाइम पर कम्युनिस्ट पार्टी की डोमिनेंस में वर्क करती थी, यानी कम्युनिज्म वहां पे बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हो रखा था और कम्युनिज्म गवर्नमेंट वहां पे रूल करती थी, पार्टी नहीं गवर्नेंस। ठीक है। क्यूबा वाज एन एलाई ऑफ सोवियत यूनियन एंड रिसीव्ड डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड फ्रॉम इट। यानी कि जो सोवियत यूनियन था, यूएसएसआर था, ये इसको फाइनेंशियल हेल्प भी करता था, डिप्लोमेटिक यहाँ पे हेल्प भी करता था इसकी, और इसकी रक्षा करता था बाकी कंट्री से। ठीक है भाई। पैसे उसको देता रहता था। इन अप्रैल 1961 में क्या होता है? लीडर्स ऑफ द यूएसएसआर। आपको लीडर्स याद रखने हैं किसके? एक तो आपको याद रखना भाई क्यूबा का, इस टाइम पर लीडर कौन था इस क्राइसिस के टाइम पर। ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है यूएसएसआर का लीडर कौन था इस टाइम पर, और तीसरा आपको याद रखना है कि यूएसए का लीडर कौन था। तो अगर बात करूं क्यूबा की तो यहाँ पे थे फिडेल कास्त्रो। फिडेल कास्त्रो। ठीक है। बात करें हम लोग यूएसएसआर की तो यहाँ पे थे निकिता भाभी। ये कोई औरत नहीं थी, निकिता भाई साहब लड़का था। ठीक है। आदमी थी निकिता क्रुश्चेव। ठीक है। क्रुश्चेव। और यहाँ के कौन थे? जॉन एफ कैनेडी। कैंडी से याद रखना भाई, कैंडी।
कैनेडी। ठीक है, तो ये 3 लीडर्स थे इस टाइम पे जिनके नाम को याद रखने हैं। ठीक है, तो जो इस टाइम पे यूएसएसआर के थे भाई साहब हमारे निकिता क्रुश्चेव जी, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई जो हमारा क्या कहते हैं, यू सर्वर वरिड दैट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वुड इन्वेड कम्युनिस्ट रूल्ड। क्या बोलते हैं, कहते हैं कि भाई देखो क्यूबा किसके पास है, अमेरिका के, तो हम लोग को ये डर है कि कहीं अमेरिका जो है अपना इन्फ्लुएंस दिखाते हुए यहाँ से हमारे फिदेल कास्ट्रो भाई साहब को जो कम्युनिज्म का प्रतिनिधित्व करते हैं उनको वहां से उखाड़ के फेंक ना दे। अब इस खतरे को देखते हुए यूएसएसआर थोड़ा क्या कहता है हमें कुछ करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, उसके आसपास अगर अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस दिखाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसके आसपास क्यूबा में अंदर हम लोग मिसाइल्स स्थापित कर देते हैं न्यूक्लियर की। ठीक है, ताकि ये इसको डर लगे अमेरिका को और ये हमें हमारे क्यूबा में कुछ करे ही ना। ठीक है, तो फिदेल कास्ट्रो 1962 में डिसीजन लेते हैं कि भाई हम लोग क्या करेंगे, रशियन बेस बनाएंगे इसको और यहाँ पर अपनी मिसाइल्स को डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, 3 वीक्स लेटर अमेरिकन बिकेम अवेयर ऑफ इट। अमेरिकन को 3 हफ्ते बाद पता चलता है, 3 हफ्ते तो कोई खबर ही नहीं है, 3 हफ्ते बाद अचानक से अरे बाबा सुनने में आया है क्यूबा के पास में क्या है, मिसाइल क्रिएट कर दिया है भाई साहब, रशिया मिसाइल रख दिया है वहां पर यूएसएसआर। अब हमें खतरा है क्योंकि अगर वो मारेगा तो बहुत तबाही मचेगी। एक तरफ रशिया से आ रहा है बम, एक तरफ यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से मारेगा तो भाई हम लोग तबाह हो जाएंगे, तरह हो जाएगा। तो अब जॉन एफ कैनेडी साहब की थोड़ी दुब होती है और वो भाई साहब क्या कहते हैं अब तो कुछ करना पड़ेगा। लेकिन वो दिमाग लगाते हैं, वो कहते हैं नहीं यार अगर मैं डायरेक्ट वॉर में कूद जाऊं तो नुकसान तो होगा मेरा, क्यूबा तो जाएगा ही जाएगा, क्यूबा से क्या मतलब, छोटा सा देश से तबाह हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, बट अगर अमेरिका में अगर रहमान बच गया तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करते हैं, पहले तो बात करते हैं यूएसएसआर से, भाई आप लोगों ने जो मिसाइल डिप्लॉय करी है इसको हटाओ। लेकिन यूएसएसआर कहता है बात सच सुना कहना आती हमको, तुमसे क्या मतलब, हम तुम्हारे यहाँ तो क्रिएट कर नहीं रहे, हम तुम्हारे यहाँ तो इसको डिप्लॉय कर नहीं रहे, हम लोग कहाँ रख रहे हैं इसको, हम लोग रख रहे हैं क्यूबा में। तो आपकी क्यों जल रही है भाई साहब, आपको क्या हो रहा था, कहते रुक जाओ बेटा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, आप लोग ऐसे नहीं मानोगे। तो क्या करता है वो, कैनेडी ऑर्डर अमेरिकन वॉरशिप्स टू इंटरसेप्ट एनी सोवियत शिप्स हेडिंग टू क्यूबा। ये करते हैं क्यूबा का घिराव करते हैं, क्यूबा को घेरते चारों तरफ से, कहते हैं भाई कोई भी अगर मिसाइल आपको इसकी तरफ देखने को आए क्यूबा की तरफ जो रशिया से आ रही हो तो उसको मारो, पकड़ो उसको, किडनैप करो उन मिसाइल्स का। ठीक है, इन वॉरशिप्स को पकड़ो। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब इसी टाइम पर टेंशन क्रिएट हो जाती है, वे ऑफ वार्निंग द यूएसआर को बोलते हैं भाई अगर आप लोगों ने कुछ किया तो हम भी यहाँ से मारेंगे आपको। ठीक है भाई, अब यही टेंशन का माहौल जो बनता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूबन मिसाइल क्रैश, जिसमें क्लैश आपका होता है इन दोनों ही कंट्रीज के बीच में, बट कोई डायरेक्ट वॉर नहीं होती है। अब ये क्योंकि ऐसा पॉइंट था जिसमें लगा था कि भाई अब पक्का अब तोड़ेंगे दोनों के दोनों एक दूसरे को, रशिया जो है वहां से मिसाइल छोड़ेगा और जो यूएसए यहाँ से मिसाइल छोड़ेगा। ठीक है भाई, अब इसी बात को देखते हुए इसको हम लोगों ने क्या बोला, हाई पॉइंट ऑफ कोल्ड वॉर, बिकॉज इस टाइम पे ऐसा लगा था कि अब तो वॉर होके रही है भाई, तृतीय विश्व युद्ध पक्का होगा, दोनों के दोनों देश आपस में एक दूसरे को मारेंगे, फिर और भी देश कूदेंगे आपस में और दोबारा एक और वॉर क्रिएट हमारे सामने हो जाएगी। बट ऐसा होता नहीं है, दोनों के दोनों शांति से काम लेते हैं। जो रशिया है, जो यूएसएसआर है, मिसाइल्स वहां से मतलब पैक कर लेता है और शांति वहां पर आ जाती है। ठीक है भाई, बट एक टाइम पे ऐसी सिचुएशन बन गई थी, अब लगा था कि अब वॉर पक्की बात है, अब वॉर पक्का यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, बट होता नहीं है ऐसा, और ये जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था ये खत्म हो जाता है और युद्ध का संकट यहाँ से टल जाता है। ये रहा आपका क्यूबा। ठीक है, ये आपका यूएसए और नीचे आपका साउथ अमेरिका। ठीक है भाई, अगली चीज क्या आती है आपके, द एमरजेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स। ये कब होता है, 1945 के बाद में, जैसे ही आपका जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है, द 2 सुपर पावर्स लाइक यूएस एंड यूएसएसआर वांटेड टू एक्सपेंड देयर स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। ये क्या करते हैं, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दोनों के ही क्या करना था, अपनी अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करना था। और इस चक्कर में लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हम लोग जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, जो अलग स्मॉल कंट्रीज हैं, स्मॉल जो स्टेट्स हैं, इनको हम लोग इन्फ्लुएंस करेंगे, इनको क्या करेंगे हम लोग, फाइनेंशियल एड देंगे। ठीक है भाई, फाइनेंशियल एड देंगे, इनको सपोर्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, इनको हम लोग डिफेंस में हेल्प करेंगे। ठीक है, क्या होता है, दीज स्मॉलर स्टेट्स गॉट द प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन, इनको वादा किया था प्रोटेक्शन का, वेपन्स का, इकोनॉमिक एड का अगेंस्ट देयर लोकल राइवल्स। सब क्या था भाई, देखो कई सारे देश, देखो अगर आप एक स्टेट हैं तो जाहिर सी बात है आपके बॉर्डर इश्यूज या किसी और चीज को लेकर डिस्प्यूट्स आपके होते रहेंगे, रिसोर्सेज को लेकर आपके डिस्प्यूट्स होते रहेंगे। और डिस्प्यूट्स किससे होंगे, इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। आपके पड़ोसियों से संबंध अच्छे हो ऐसा जरूरी तो नहीं है। अब इसी बात का फायदा इन लोगों ने उठाया, इन लोगों ने कहा भाई कोई भी स्मॉल स्टेट जिसको पड़ोसियों से डर है, जिसके अंदर रिबेलियन का खतरा है, वो लोग क्या करो, हमसे हेल्प ले सकते हो। ठीक है भाई, तो यूएसए, जहां भी यूएसए जा रहा वहां पे यूएसएसआर भी जा रहा, जहां पे यूएसएसआर जा रहा वहां पे यूएसए भी जा रहा। ठीक है, तो ऐसे ही सिलसिला दोबारा चल पड़ा, स्मॉल कंट्रीज को अपने पावर ऑफ इन्फ्लुएंस में लाने की कोशिश यहां पर करी गई। ठीक है, द फर्स्ट डिवीजन टुक प्लेस इन यूरोप। इन लोगों ने क्या किया भाई, डिवीजन ही पैदा करना शुरू कर दिया, कंट्रीज को बांट दिया आपस में, जर्मनी को बीच में से काट दिया गया, एक तरफ वेस्ट जर्मनी, एक तरफ
ईस्ट जर्मनी, ठीक है भाई। लेकिन फर्स्ट जो आपका डिवीजन देखने को मिला वो मिला आपको यूरोप से। यूरोप में ऐसे ही यहाँ पर तो भाई बर्लिन की वॉल क्रिएट कर दी गई थी, बर्लिन वॉल, ठीक है। क्या होता है, अब मान लो यूरोप ये रहा आपका, ये छोटा सा तो नहीं कहेंगे, ये बड़ा सा यूरोप है आपका। यूरोप को दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक तरफ आपका हो गया वेस्टर्न यूरोप, ठीक है, एक तरफ कौन हो गया वेस्टर्न, और एक तरफ आपका ईस्टर्न यूरोप। जो वेस्टर्न यूरोप था यहां पर किसने सपोर्ट किया, यहां पर जो सपोर्ट था वो था आपका यूएसए का, और ईस्टर्न में किसका था, यूएसएसआर का, ठीक है। मोस्ट कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप साइडेड विद द यूएस एंड द स्कीम टू बी नोन एज वेस्टर्न अलायंस। अब जो भी कंट्रीज इस पावर ऑफ इन्फ्लुएंस एरिया में आ रही थी, जो यूएसए की इन्फ्लुएंस में थी, उनको क्या कहा गया, वेस्टर्न अलायंस। और इसी वेस्टर्न अलायंस को आगे जाके क्या नाम दिया गया आपका, नेटो का, ठीक है, या नाटो जिसे बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट 1949 में हुई थी, ठीक है भाई, विद 12 स्टेट्स। द नाटो डिक्लेयर्ड दैट आर्म अटैक। अब नाटो क्या है भाई, नाटो एक ऐसा ग्रुप बना जिसने डिक्लेयर किया कि अगर हमारे किसी एक कंट्री पर, यानी कि जो 12 के 12 स्थापित देश हैं, इनमें से अगर किसी एक भी देश पर किसी भी देश ने अटैक किया, कहने का मतलब था कि रशिया जो यूएसएसआर है उसने या किसी कम्युनिस्ट कंट्री ने अटैक किया, दौड़ा के सारे मारेंगे। यानी कि मान लो आपका ग्रुप है, बिंटू पिंटू चिंटू रिंटू रिंटू जो भी आपके 12 लोग हैं, ठीक है भाई, 12 लोगों को आपका ग्रुप है। अब एक इसमें से निकल के आता है सुमित, सुमित की लड़ाई किसी आदमी से हो जाती है बाहर के, ठीक है, सुमित को साथ बहुत मारा, दबा के मारा, गिरा के बहुत कूटा उसको, ठीक है भाई। उसके बाद क्या होता है, सुमित आया, अब 12 बच्चों की मीटिंग बैठी, इन 12 लोगों की, इसमें एक कौन है, सुमित, पिटा हुआ आदमी, ठीक है। उसने कहा भाई यार बहुत मारा यार मुझे, मतलब बोल नहीं पा रहा मैं, ऐसी हालत हो गई मेरी। अब 12 के 12 क्या कहते बेटा तुझे मारा ना, ये लड़ाई तेरी नहीं है, ये लड़ाई हम सबकी है, हम 12 के 12 भाइयों को मारा उसने, अब 12 के 12 भाई मिलके कूटेंगे उसको। तो यही पॉलिसी किसने फॉलो करी, आपकी नाटो ने। नाटो बोलता है कि अगर एक भी कंट्री पे कोई कंट्री अटैक करेगी तो 12 की 12 कंट्रियों के ऊपर अटैक माना जाएगा और 12 के 12 उसको गिरा के तोड़ेंगे फिर, ठीक है। नाटो बता दिया आपको। इसके अगेंस्ट में ईस्टर्न अलायंस बनता है, जो ईस्टर्न कंट्रीज थी जो यूएसएसआर के सपोर्ट में थी, उनका नाम क्या था, वार्सो पैक्ट। उनका जो ग्रुप बना उसका नाम क्या था भाई, वार्सो पैक्ट। ये कब होता है एस्टेब्लिश 1955 में। इसका मेन मोटो क्या था, टू काउंटर नाटो, ठीक है भाई, नाटो के इन्फ्लुएंस को कम करना, ठीक है। ये आपका वेस्टर्न और ईस्टर्न अलायंस का आपका डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है भाई। अगर ढंग से नहीं समझे तो आपका ये पीपीटी आपको आगे वाली पीपीटी में यहाँ पे समझा दूंगा, ठीक है। पहले ये समझ लो क्या था भाई, इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड इन वेस्ट एशिया। यूरोप का तो हो गया, बट इन्होंने एशिया में भी डिवीजन करना शुरू किया, और आपका नाटो सीटो सेंटो याद रखना भाई, नाटो सीटो एंड थर्ड वन इज सेंटो। ये तीनों ग्रुप किसके हैं भाई, ये तीनों ग्रुप बैक्ड बाय अमेरिका, यूएसए। अगला वार्सो पैक्ट, ये किसका था भाई, वही क्या लिख दिया मैंने, वार्सो पैक्ट। ये किसका था भाई, ये बैक्ड बाय था यूएसएसआर। नाइंसाफी चल रही थी भाई यहाँ बिल्कुल, ठीक है। ये ऐसी एशिया बनाते हैं लोग, साउथ ईस्ट, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट एशिया, यहाँ पर ग्रुप बनते हैं आपके। सीटो कौन सा था, साउथ ईस्ट एशिया एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये कौन सा था भाई आपका, सीटो, ठीक है। ये इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो लाऊंगा, नाटो सीटो सेंटो के ऊपर बताऊंगा आपको, ठीक है। बीच में जो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था ये किसका था, सेंटो, इसका नाम क्या दिया गया, सेंटो, ठीक है। तो ये किसको सपोर्ट कर रहे थे ये लोग, अमेरिका वाले ग्रुप को, ठीक है। मैनी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज वर वरीड टू लूजिंग देयर फ्रीडम। कई सारे ऐसे देश थे जो इस टाइम पर नए नए आजाद हुए थे, जैसे इंडिया, ठीक है। इन कंट्रीज के सामने ये इशू था कि भाई ये लोग कह रहे थे कि नहीं यार, हम लोग अगर अमेरिका का साथ देते हैं, हम लोग एक तो अभी आजाद हुए हैं यार, जैसे भारत का एग्जांपल लूं, 200-500 वर्षों तक बाकी लोगों ने राज किया हमारे ऊपर, अंग्रेजों ने भी राज किया, तो हम लोगों ने सोचा अभी तो हम लोग आजाद हुए अमेरिका अंग्रेजों से, अब दोबारा हम किसी और के अंडर चले जाए, ऐसा तो नहीं होगा यार। अब आजादी को चखने तो दो यार, हमें अगर आजादी मिली है तो आइसक्रीम जो हमारे हाथ में आई उसको खाने तो दो, लड्डू आए तो खाने तो दो यार। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी ग्रुप में नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं है भाई, हमको अपने से अलग रखना, हम ना तुम्हारे साथ है ना तुम्हारे साथ है, ना हम यूएसए के साथ हैं और ना ही हम लोग यूएसएसआर के साथ हैं, हम लोग क्या हैं, नॉन अलाइंड, हम किसी के साथ नहीं है। तो एक अलग मूवमेंट चलता है आपका NAM, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है भाई। बांडुंग सम्मेलन, बांडुंग कॉन्फ्रेंस में इसकी नींव रखी जाती है, ठीक है। नाम आ गया। द स्मॉलर कंट्रीज वर ऑफ मोर हेल्प टू द सुपर पावर्स बिकॉज दे वर द मीन्स टू गेन वाइटल रिसोर्सेज। अब भाई स्मॉल कंट्रीज पे क्यों कब्जा करना चाह रहे थे ये लोग, अरे क्या इतना इनका, छोटे छोटे देश जिनके पास कुछ है ही नहीं, उनको तो पैसा देना ही उल्टा, खिलाना पिलाना ही उनको। अब इनसे क्या फायदा था इन बड़ी बड़ी कंट्रीज को, तो इनसे फायदा था इनका रिसोर्सेज का,
इनको चाहिए थे रिसोर्सेज भाई, जैसे ऑयल, मिनरल्स, लोकेशंस, किसके लिए? जासूसी के लिए और वेपन लॉन्च करने के लिए, दूतावास, बेस बनाने इनको अपने, ठीक है। इस छोटे छोटे इंटरेस्ट के लिए, ये बहुत बड़े इंटरेस्ट है, हालांकि रिसोर्सेज की लड़ाई है पूरी। वर्ल्ड वॉर क्यों होती है? रिसोर्सेज को लेकर, ठीक है। तो उस रिसोर्स की तलाश में इन लोगों ने छोटी छोटी कंट्रीज को झांसा दिया कि हमारे साथ आ जाओ, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है भाई। आप देखो यहाँ पे 3 टाइप की कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ठीक है। एक तरफ कौन थे? यूएसए का ग्रुप। सेकेंड वर्ल्ड कौन था? यूएसएसआर का ग्रुप, ईस्टर्न वेस्टर्न, ठीक है। और थर्ड में कौन थे? NAM, जो किसी के साथ नहीं थे, ठीक है। ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट, आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट, इसका आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। बाकी अगर समझ में आ गया तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। बाकी हम बढ़ते हैं आगे के मुद्दे की ओर, ठीक है। अगली बात, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर द वर्ल्ड वॉज लार्जली डिवाइडेड इनटू 2 मेन अलायंसेस। बता दिया आपको, वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस। इधर आपका था वेस्टर्न अलायंस में नाटो, सीचो एंड, अरे क्या लिख रहा हूँ, सेंटो। और इस तरफ कौन था? आपका वार्सो पैक्ट, ठीक है। तो जो वेस्टर्न अलायंस का, ये इसका की मेंबर्स कौन थे? आपके नाटो वाले, ठीक है, इंक्लूडिंग वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस, कनाडा और ग्रीस और टर्की, ये सब बातों जुड़ जाते हैं। आइडियोलॉजी कैसी थी इनकी? कैपिटलिज्म की और डेमोक्रेसी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इनके? टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म, कम्युनिज्म को खत्म करना है हमें, बस इनका मोटिव क्या था? कम्युनिज्म खत्म करना है और फ्री मार्केट इकोनॉमी को प्रमोट करना। फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या है भाई? फ्री मार्केट मतलब सब कुछ फ्री में मिलेगा क्या बाजार में? ऐसा तो नहीं है, नहीं ऐसा नहीं। टैक्स फ्री, यानी कि टैक्स हम कम से कम लेंगे और ट्रेड जो होगा हम लोगों का आपस में, उसमें हम लोग क्या करेंगे? फ्री ट्रेड, यानी कि हम लोग कोई टैक्स नहीं लेंगे भाई। जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं वो ट्रेड बैरियर्स को हटाएंगे हम लोग और अपना मुनाफा करेंगे, मिलकर कमाई करेंगे हम लोग, ठीक है, मिलकर बिजनेस करेंगे नाम से, ठीक है। सारी कंट्रीज का मोटिव क्या था? कि हम लोग फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फ्री ट्रेड को हम लोग प्रमोट करना है हमें, ठीक है। अब कोई डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, हमें एक लोकतांत्रिक व्यवस्था करनी है, लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करनी है जिसमें लोगों का शासन हो, ना कि किसी राज्य का, ठीक है भाई। दिस अलायंस एम्फसाइज कलेक्टिव डिफेंस। कलेक्टिव डिफेंस मतलब भाई अगर हमारे पर कोई भी अटैक करेगा तो हम सारे के सारे मिलकर उसके ऊपर अटैक करेंगे। एक भी देश को मारोगे तो हम सारे के सारे 15-20 जो भी देश हैं सबके साथ मिलकर तुम्हें तोड़ देंगे, ठीक है। की इवेंट्स क्या थे इनके भाई? द मार्शल प्लान। मार्शल प्लान क्या था? अब मार्शल प्लान सर जॉन मार्शल के द्वारा बनाया गया था। क्या था भाई? 1945 में जब आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है, उस वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद यूरोपियन कंट्रीज ऐसे पड़ाव पर पहुंच गई थी कि उनके पास डेली का जो एक्सपेंस मैनेज करने में बहुत इशू आ रहे थे उनके सामने, ठीक है। तो सारे ही देश जो थे रिसेशन का शिकार थे, किसी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो लोग ढंग से मैनेजमेंट अपना कर पाते। इसीलिए इन लोगों को हेल्प करने की कोशिश किसने करी? आपके यूएसए ने। यूएसए ने कहा कोई बात नहीं, सो जॉन मार्शल थे, इन्होंने प्लान बनाया आपका जिसको मार्शल प्लान के नाम से जाना गया, ठीक है। तो इन्होंने कहा भाई साहब हम हमको फाइनेंशियल एड देंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग? फाइनेंशियल एड देंगे, यानी कि आपको पैसे की सहायता ना, भाई गरीबी आ गई ना, युद्ध में आपने हमारा साथ दिया, तो अब युद्ध के बाद जब आप लोग गरीबी के शिकार हो रहे हो तो हमारा काम है आप लोगों को सपोर्ट करना, इसीलिए फाइनेंशियल एड इनको दिया गया, ठीक है। इसके बाद डिफेंस में इनकी हेल्प की गई कि भाई आपको कोई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करना है तो उसमें हम लोग आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। फिर सपोर्ट अलाइज अगेंस्ट कम्युनिस्ट मूवमेंट्स। कोई कहीं पे कम्युनिज्म का प्रसार होता है तो हम लोग सारे के सारे मिलकर उसको कंटेन करेंगे, ठीक है। लीडर कौन था इसका? यूएसए। नेक्स्ट वेस्टर्न अलायंस की बात करें, की मेंबर्स कौन थे इसके? वार्सो पैक्ट वाले, ठीक है भाई, इंक्लूडिंग पोलैंड, जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और बल्गारिया। आइडियोलॉजी क्या थी इनकी? कम्युनिज्म की और सोशलिज्म की, ठीक है, कम्युनिज्म की और सोशलिज्म की। डिफरेंस है भाई दोनों में, एक जैसे नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? कम्युनिज्म को फैलाना, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को खत्म करना, ठीक है, और कंट्रोल करना भाई मेंबर स्टेट्स पे, और सपोर्ट कम्युनिस्ट मूवमेंट्स वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड में हमें कम्युनिज्म का प्रसार करना है। कहीं भी अगर कोई गवर्नमेंट है, कोई भी देश है जहाँ पर कम्युनिज्म लोग चाह रहे कम्युनिज्म को करना या फॉलो करना, तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियल हेल्प करेंगे और वहाँ पर कम्युनिज्म की स्थापना करने में हम लोग उनकी सहायता करेंगे, ठीक है। लीडर कौन था इसका? यूएसएसआर या फिर सोवियत यूनियन, ठीक है। की इवेंट्स क्या थे? बर्लिन वॉल। अब क्या था बर्लिन वॉल? क्या था भाई? ये आपका जर्मनी है, ठीक है। इधर देखो ये आपका जर्मनी है। अब जर्मनी को क्या किया गया? बीच में से काट दिया, एक तरफ वेस्टर्न जर्मनी और एक तरफ ईस्टर्न जर्मनी। वेस्टर्न जर्मनी में किसका कब्जा? यूएसए का। ईस्टर्न में किसका कब्जा? यूएसएसआर का। यहाँ पे बीच में वॉल बना दी गई भाई, बकायदा वॉल। अगले चैप्टर पढ़ोगे इस वॉल को क्या नाम दिया गया? बर्लिन वॉल, ठीक है। अगले चैप्टर में ढंग से इस वॉल के बारे में आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है भाई। अभी समझ लो सिर्फ कि समझने के लिए कि इतना बड़ा डिवीजन किया गया, बीच में वॉल बना दी गई और बहुत लंबी वॉल, बहुत लंबी चौड़ी वॉल बनाई गई भाई, और लोगों ने बाद में खुद ही तोड़ा उसको 1989 में, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितने बड़े लेवल पे यहाँ पे त्रासदी हो रही थी। हंगेरियन रिवॉल्यूशन हुआ
रागवे स्प्रिंग 1968 में हुआ, ठीक है भाई। तो ये सब आपका की इवेंट्स थे कम्युनिज्म के मूवमेंट के, ठीक है। आई होप कोई दिक्कत आपको नहीं होगी इसको समझने में। बेसिक से पीपीटी को अगर आप चाहते हो तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है मेरा इंस्टाग्राम का, मेरे को कॉन्टैक्ट कर लेना आप लोग, मैं नंबर दे दूंगा, उस नंबर पर आप लोग को व्हाट्सएप पे करना है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा पीपीटी, ठीक है। फिर आता है आपका नाटो। नाटो क्या था? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, स्टैब्लिशमेंट हुई उसकी 1949 में विद 12 स्टेट्स, ठीक है भाई। ये इसके मेंबर्स हैं और ये इसका लोगो है, ठीक है। बता दें बेसिक डिटेल्स आपकी, कौन कौन से मेंबर थे इसके। यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, ग्रीस, टर्की, वेस्ट जर्मनी, ये सब इसके मेंबर थे, ठीक है भाई। अगली चीज, इसके बाद आपका आता है वार्सो पैक्ट। वार्सो पैक्ट का बात बनता है 1955 में, पीपीटी में इंक्लूड करना भूल गया भाई मैं, ठीक है भाई, सॉरी फॉर दैट। वार्सो पैक्ट आपका आता है 1955 में, ठीक है। बता ही दिया पहले यार, इसमें क्या अलग से बताना है, ठीक है। कुछ अलग से नहीं बताना, कुछ स्पेशल इसमें नहीं है, ठीक है। अगली चीज, एरेनास ऑफ द कोल्ड वॉर, यानी कि जब कोल्ड वॉर चला तो कौन कौन से ऐसे एरियाज थे जिन पे इफेक्ट पड़ा। इन्होंने डायरेक्ट वॉर तो लड़ी नहीं, मैंने आपको पहले बताया था कि डायरेक्ट वॉर इन दोनों ही कंट्रीज के बीच में नहीं हुई है। तो कहां पर कुछ इवेंट्स आपको देखने को मिले कोल्ड वॉर के टाइम पर, उन्हीं इवेंट्स को नाम दिया गया एरेनास ऑफ कोल्ड वॉर। यानी कोल्ड वॉर के टाइम पर कौन कौन से एरियाज थे जो जंग का मैदान बन गए थे, ठीक है। द एरेनास ऑफ कोल्ड वॉर refer to areas where crisis and war occurred or threatened to occur between the alliance systems but did not cross certain limits। यानी कि भाई ऐसा लगा कि वॉर होगी, वॉर हुई भी, बट लिमिट्स क्रॉस नहीं करी इन कंट्रीज, ठीक है भाई। ऐसे एरियाज को क्या कहा गया? एरेनास ऑफ कोल्ड वॉर, ठीक है। द टू सुपर पावर्स वर पॉइज्ड फॉर डायरेक्ट एनकाउंटर इन कोरिया। कोरिया में ये लोग आमने सामने डायरेक्ट आ गए थे, एक तरफ आपका साउथ कोरिया, एक तरफ नॉर्थ कोरिया, ठीक है भाई। नॉर्थ कोरिया में कौन उस टाइम सपोर्ट कर रहा था? नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करता आपका यूएसएसआर। साउथ कोरिया कौन सपोर्ट कर रहा था आपका? साउथ कोरिया को सपोर्ट किया आपकी यूएसए ने। यानी कि इन लोगों ने जहां जहां कदम रखा वहां डिवीजन कर दिया, बांट दिया इन लोगों ने, फूटो और राज करो। जो अंग्रेजों की रीति थी, जो अंग्रेजों की नीति थी, उसी नीति को इन लोगों ने फॉलो किया। देश को बांट दिया गया। जो यूनाइटेड आपका कोरिया था, उस कोरिया को डिवाइड कर दिया साउथ कोरिया में और नॉर्थ कोरिया में, ठीक है भाई। अब इन लोगों ने अपने सपोर्ट सिस्टम बना दिए और स्पाइस भेजे अपने यहाँ पर, यूएसआर ने भेजे यहाँ पर, और जाके सिलसिला चालू हो गया, ठीक है भाई। फिर आपको कॉन्गो में, बर्लिन में, कॉन्गो में और भी कई सारी जगह थी, आपका वियतनाम में भी दोनों ने एक दूसरे को वहाँ पे सपोर्ट करना शुरू कर दिया। साउथ हो ची मिन, ठीक है, ऐसा आपको बताऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है भाई। जवाहरलाल नेहरू इस टाइम पे एक अलग से निकल कर आए सामने, जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने नाम का सपोर्ट करते हुए कोरिया वॉर में मीडिएटर की भूमिका निभाई है, ठीक है। दोनों ही देशों के बीच में मीडिएटर की भूमिका किसने निभाई इसमें? कोरिया वॉर में आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने। द यूएस एंड यूएसएसआर डिसाइडेड टू कोलैबोरेट इन लिमिटिंग और एलिमिनेटिंग सर्टेन काइंड्स ऑफ न्यूक्लियर एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन्स। जब थोड़ा शांति आई, दोनों को लगा कि भाई कुछ नहीं होगा, ना मैं तुम्हें मार पाऊंगा ना तुम मुझे मार पाओगे, ठीक है। तब क्या होने का यार, सुनो हम लड़ाई क्यों नहीं कर पा रहे? हमारे पास कुछ हथियार हैं और वही हथियार है जो बहुत डेंजरस है वर्ल्ड के लिए, भाई बहुत डेंजरस हथियार। हम खुद मार रहे हैं किसी और को, हमने जापान को मारा है, तोड़ा जापान को हमने उसी वॉर से, उसी न्यूक्लियर वेपन से। और हम क्या करें यार, ये वेपन बहुत खराब है भाई, बहुत खतरनाक है, दुनिया को क्षति पहुंच सकती है इससे, हमें इसको खत्म करना होगा। कौन कह रहा है भाई? जो मार रहा था खुद, ठीक है। अब उसके लिए लोग कुछ ट्रीटी करते हैं, जिस ट्रीटी को हम लोग अगली वीडियोस में समझेंगे, आगे आने वाली वीडियोस में। जैसे आपकी ये ट्रीटी आपको कौन सी थी? लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, LTBT, ठीक है भाई। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, NPT 1968, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी और भी कई सारी ट्रीटीज थी, जिनको हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में ढंग से डिटेल में समझेंगे भाई, ठीक है। अभी के लिए हम लोग बेसिक डिटेल्स आपकी समझ रहे हैं इस चैप्टर की, ठीक है। अगली चीज, चैलेंज टू बाइपोलरिटी। अब क्या हुआ भाई? बाइपोलरिटी तो हो गई है, दो ग्रुप्स यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं आपके। एक तरफ कौन है आपका? एक तरफ आपका यूएसए के ग्रुप्स हैं, जिसमें यूएसए को सपोर्ट कर रहे हैं जो नाटो, सीटो, सेंटो वाले, और एक तरफ आपका यूएसएसआर है, ठीक है भाई। तो दो ग्रुप दोबारा यहाँ वर्ल्ड में बन चुके हैं। वर्ल्ड जो है बाइपोलर बन चुका है। बाइपोलर मतलब वर्ल्ड के दो केंद्र हैं भाई, जो वर्ल्ड मैनेज कर रहे हैं। कौन? एक तरफ यूएसए का ग्रुप, वेस्टर्न अलायंस, और दूसरी तरफ ईस्टर्न अलायंस, ठीक। नाम वॉज फाउंडेड, इसको चैलेंज किसने किया? इसको चैलेंज किया आपका नाम ने क्या बोला? नाम क्या था भाई? नॉन अलाइंड मूवमेंट। इसको ढंग से हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इस चैप्टर बेसिक इंट्रोडक्शन इसका बस। नॉन अलाइंड मूवमेंट क्या था? ये एक ऐसा मूवमेंट बना जिसमें जो न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, जो अभी अभी आज़ाद हो रहे थे, इन लोगों ने क्या किया? एक अलग मूवमेंट चला था कि हम लोग जो नए नए आज़ाद हो रहे हैं, हम लोग किसी को भी सपोर्ट नाम का जो कीड़ा है, इस कीड़े को जन्म हम लोग नहीं देंगे। यानी कि ना हम लोग यूएसए को सपोर्ट करेंगे और ना ही हम लोग यूएसएसआर को सपोर्ट करेंगे। हम लोग अलग चलेंगे और हम लोगों का काम क्या है? हम लोगों का काम मीडिएटर की तरह भूमिका निभाना।
हम लोग मीडिएटर बनेंगे। हम लोग यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध जो कोल्ड वॉर है, कोल्ड ही रहे, इसको हॉट होने से हमें बचाना है, हमें कोई भी फुल फ्लेज वॉर नहीं होने देनी है, ठीक है भाई। तो नाम जो था फाउंड होता है यूगोस्लाविया के आपके लीडर जो थे जोसेफ ब्रोज टिटो, 3 लीडर था 1955 में इकट्ठे होते हैं ये लोग, ठीक है। कौन कौन से आपके? जोसेफ ब्रोज टिटो, जवाहरलाल नेहरू इंडिया के, और इजिप्ट के गमाल अब्दुल नासिर। बाद में इसमें जुड़ते हैं आपके इंडोनेशिया के सुकर्नो, घाना के वामे अंक्रुमा, और इनकी फर्स्ट मीटिंग होती है 1961 में बेलग्रेड्स यूगोस्लाविया की राजधानी में, ठीक है। 1961 बेलग्रेड्स यूगोस्लाविया की राजधानी, ठीक है, याद रखना ये फैक्ट, ठीक। अगला न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। अब ये क्या था भाई, जो नए नए जो देश थे आज़ाद हो रहे थे, अब वो उन लोगों के सामने एक बड़ा सिस्टम चैलेंज ये आया कि भाई हम लोग अभी भी आज़ाद हुए हैं, ना हमारे पास पैसा है ना कुछ, ठीक है, और हम लोग पॉवर्टी के शिकार है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें लूटा गया यार। बेसिक सी बात है, जब अब अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पे कब्जा किया तो बहुत लूटा ना, सोना चांदी सब कुछ ले गए, यहाँ से उठा गए, पैसा सब कुछ ले गए, ठीक है, महंगाई बढ़ा के उल्टा चले गए, जो भी कुछ था लूटने लायक लूट ले गए, और जब खत्म हो गया लूटने का खजाना तो क्या कर दिया, शांति छोड़ के हमें चले गए, ठीक है। अब उस लूट मार से बचने के लिए, उभरने के लिए हम लोग को क्या करना था, एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी को हमें फॉलो करना था। अभी आपके कब बनी, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के नाम से 1972 में जो आपकी मीटिंग होती है, उसके बाद बताता हूं आपको। द चैलेंज फॉर द न्यूली डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज वाज टू बिकम मोर डेवलप्ड इकोनॉमिकली एंड टू लिफ्ट देयर पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी। इनके सामने चैलेंज क्या था कि भाई हमें एक तो डेवलपमेंट करना है अपना, और हमारा जो गरीबी है उस गरीबी के शिकार से लोगों को हटाना है हमें भाई, गरीबी से दूर करना है हमें लोगों को, ठीक है। द आइडिया ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर ओरिजिनेटेड विद दिस रियलाइजेशन। इसी रियलाइजेशन से जो न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर था उसकी स्थापना हुई कि भाई इंटरनेशनल लेवल पर जो नई नई कंट्रीज है, जो नई नई डीकोलोनाइज मतलब किसी और के कब्जे से जो नई नई छूट रही हैं, उनको हमें न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर के अंडर हमें लाना है, ठीक है। द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD की मीटिंग होती है, ये रिपोर्ट पेश करता है अपना 1972 में, टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, और इसी के आधार पर, इसी को बेस बनाकर आपका स्थापना किसकी की जाती है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की, ठीक है। द नेचर ऑफ नॉन अलाइन्ड चेंज टू गिव ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू इकोनॉमिक इश्यूज। भाई यहाँ पे इनका मेन मोटिव क्या था, नाम कंट्रीज का, कि हमें इकोनॉमिक इश्यूज को ज्यादा प्रेफर करना है। एज अ रिजल्ट नाम बिकम इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप। ये इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप बन गया जिसने जो पॉवर्टी कंट्रीज तो थी, जहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा तेज से फैल रही थी, उनको फायदा पहुंचाने की इसने मुहिम उठाई कि हम लोग क्या करेंगे भाई, जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप कंट्रीज, इनके लिए हम लोग इकोनॉमिक प्लान बनवाएंगे, इनको हम लोग इकोनॉमिक असिस्टेंस दिलवाएंगे, जिसमें हम ये लोग खुद आ रहे थे, ठीक है भाई। तो इन्होंने एक नई पहले स्टार्ट कर दी थी न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर के बाद में, ठीक है। ये लोग इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप के लिए इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप के रूप में वर्ल्ड में काम कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद मुद्दा आता है आपका इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। अब इंडिया की क्या भूमिका थी कोल्ड वॉर में, पहले बताया मैंने आपको, इंडिया एक तो नाम का मेंबर था, नाम का फाउंडर मेंबर था, फाउंडिंग मेंबर भाई, ठीक है। तो इंडिया किसी भी ग्रुप में क्या था, नहीं था, बट कई सारी कंट्रोवर्सीज का डिबेट्स आई कि इंडिया ने कहीं ना कहीं जो सहायता ली वो किससे लिए भाई, आपका USSR से। 1971 20 ईयर्स फ्रेंडशिप ट्रीटी, ठीक है, 1971 में 20 ईयर्स फ्रेंडशिप ट्रीटी होती है इंडिया और USSR के बीच में, ठीक है। तो उसको मुद्दा बनाया था, अमेरिका बोलता है कि नहीं भाई, इंडिया कह रहा है कि हम किसी के साथ नहीं है, बट वो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं गुप्त रूप में USSR का साथ दे रहा है, ठीक है। तो क्या लिखा था यहाँ पर, इंडिया फॉलोड अ टू वे पॉलिसी रिगार्डिंग द कोल्ड वॉर। इंडिया टू वे पॉलिसी फॉलो करता है, क्या, इट डिड नॉट ज्वाइन एनी ऑफ द अलायंस, किसी भी अलायंस को ज्वाइन नहीं करता, ना वेस्टर्न अलायंस को और ना ही ईस्टर्न अलायंस को, किसी भी ग्रुप को सपोर्ट नहीं करता, और रेस करता है अपनी वॉइस को अगेंस्ट द न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज बिकमिंग पार्ट्स ऑफ दिस अलायंस। और बोलता है कि भाई जो भी नए लोग आजाद हो रहे हो, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि इस ढकोसलेबाजी मत पड़ो, किसी भी ग्रुप को सपोर्ट आप लोग मत करो, ये लोग आपका सिर्फ फायदा उठाएंगे। आप लोग नए नए आजाद हुए हो, आप लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, मानता हूं कि आपके पास पैसा नहीं है, और आप लोग कहीं ना कहीं इस गरीबी के शिकार हो, और इस गरीबी का ही फायदा उठाकर आपको ये लोग जो हैं, ये देश जो है, अलायंस है जो है, आपको लालच देंगे और आपको अपने अंडर लाने की कोशिश करेंगे, बट आपको लालच में नहीं आना और आपको इंडिपेंडेंट रहना है, ठीक है। इसकी मुहिम कौन स्टार्ट करता है, आपका इंडिया। द पॉलिसी ऑफ इंडिया वॉज नॉट फ्लीइंग अवे but was in favor of actively intervening in world affairs and soften cold war rivalries। इनका काम क्या था कि भाई हमें किसी ग्रुप में नहीं जाना, हमें किसी ग्रुप में शामिल नहीं होना, बट हमें वर्ल्ड लेवल पर अपने वर्ल्ड अफेयर्स में अपनी भूमिका निभानी है, और हमें जो कोल्ड वॉर चल रही है इसको खत्म करना है, हमें इन दोनों के रिलेशंस को सॉफ्ट करना है वर्ल्ड में, ताकि पीस बना रहे, बिकॉज पीस जरूरी है यार।
पीस मेंटेन होगा तभी वर्ल्ड में जो कंट्रीज है डेवलपमेंट कर पाएंगी, हमारे पास तभी पैसा आएगा जब शांति होगी। अगर शांति ही दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं तो वर्ल्ड में जो इकोनॉमी है, वर्ल्ड में जो पैसा है, मॉनेटरी जो है वो एक्सचेंज नहीं हो पाएगी। जब मॉनेटरी फ्लो नहीं करेगी तो हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा? ठीक है, सिंपल सी बात है। द नॉन अलाइनमेंट गेव इंडिया द पावर टू टेक इंटरनेशनल डिसीजन एंड टू बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट द अदर। ठीक है, इसने क्या किया, जब इंडिया देखो, अब इंडिया ना ही यूएसए के साथ है और ना ही यूएसएसआर के साथ में है, तो अब ये भी इसकी हेल्प करेगा, ये भी इसकी हेल्प करेगा, दोनों को लग रहा है कि भाई ये हमारे साथ आ सकता है। तो इसी लालच में ये लोग क्या करेंगे, दोनों देश इसको सपोर्ट करेंगे, तो दोनों देशों से क्या करेगा, अपना फायदा उठा पाएगा। ठीक है, तो यही इंडिया की पॉलिसी थी। इंडियाज पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट वाज क्रिटिसाइज्ड ऑन अ नंबर ऑफ काउंट्स। बताई दिया आपको भाई, जब 1971 में ये लोग 20 ईयर्स ट्रीटी करते हैं यूएसएसआर के साथ में, तो उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, और कई बार यूएसए के साथ ये लगता है कि भाई यूएसए के साथ दे रहा है। तो ऐसे कई सारे चांस आते हैं, ऐसे कई सारे मौके आते हैं जब इसके ऊपर लालचन लगते हैं कि भाई इंडिया ने क्या किया, कहीं ना कहीं गुप्त रूप से दोनों देशों का फायदा उठाया, दोनों ही देशों के साथ में इसने अपनी अपनी ट्रीटी साइन करी है, बट इंडिया बता नहीं रहा। बट ऐसा कहीं था नहीं। ठीक है भाई, ऑफिशियली ऐसा कहीं मेंशन नहीं था, इसलिए इंडिया को नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का फाउंडर कहा गया और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के तहत इंडिया को फाउंडिंग मेंबर माना गया। ठीक है भाई, तो आई होप आपके जो भी डाउट्स है क्लियर हो गए। बाकी इसलिए कोई डाउट हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने इंस्टाग्राम की आईडी दे रखी है और कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है। भाई देखो, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता है कि भाई आजकल जो ऐसा वर्ल्ड चल रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे आपसे मांगे जा रहे हैं पढ़ाने के नाम पर, बट मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाने को तैयार हूँ। बाकायदे आप लोग क्या करो, बशर्ते इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक, अपने ग्रुप्स में, जो आपके क्लास ग्रुप है उनमें शेयर कर दो। ठीक है, ताकि और भी लोगों तक वीडियो पहुंचे। लाइक कर दो चैनल को, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। ठीक है भाई, अब बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, आपकी हेल्प में कर दूंगा। आज की वीडियो को इतने रखेंगे, वीडियो कैसे लगी बता देना भाई। आज की वीडियो में बताना है। जय हिंद, जय भारत।